हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीओ अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और यहां पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहां पे हम लोग 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नीट, आईआईटी जेईई और बोर्ड्स सबको मैं देखते हुए इस कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करूंगा। तो जहां पे जेईई एडवांस की बात आती है तो मैं वीडियो में ऑलमोस्ट आप लोग जानते हो कि जो पढ़ना है आपको थ्योरी वो सभी में सेम ही है। बोर्ड में हो गया या नीट में हो गया, आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस में हो गया, तो थ्योरी सेम ही है, लेकिन चेंज क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है। जैसे आप एडवांस में जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में, जब भी मैं आपको एडवांस का सेक्शन पढ़ाऊंगा तो अगर आप नीट या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हो। मैं वो मेंशन कर दूंगा वीडियो बनाते टाइम में कि आपको कहाँ पे स्किप करना है, कहाँ से मैं जेईई एडवांस का पोर्शन लेने वाला हूँ, कहाँ पे मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये वीडियो सभी के लिए रहेगा, आप सब लोग इस पर रिलाई कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमारी 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको 11th क्लास में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप वहाँ से जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, और वहाँ से भी आप जाके 11th क्लास का फिर से अगर आपको रिवीजन करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे दूँगा। वहाँ से जाके आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जहाँ पे भी कोई भी डाउट आता है वहाँ आप जाके वहाँ से पूछ सकते हो। वो मैं पर्सनली आपकी क्वेरी वहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? तो अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये किससे किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी चार्ज की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हो गया, जब चार्ज हमारा रेस्ट पे रहता है, स्टेशनरी रहता है, तब हम जाके उसकी स्टडी करेंगे। तो उसको हम किस में बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? तो ये चीज होता है बेसिक इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले देखेंगे। जैसे आता है कि चार्ज क्या होता है, तो यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, तो ये आप जाके वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि आप चार्ज से क्या समझते हो, चार्ज होता क्या है। ठीक है ना? तो वो चीज आप लोगों को लिखना है वहां पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो देखते हैं हम चार्ज क्या होता है। चार्ज एक तरह मैटर की प्रॉपर्टी होती है, एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। चार्ज का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो अगर मैं चार्ज को एक लाइन में बोलूं तो ये क्या बोलूंगा मैं इसको, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो बॉडीज, दो मैटर के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या तो आपने किया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे। जब हमारे पास में मान लीजिए एक कॉम्ब है और उस कॉम्ब को हम क्या करते हैं, रब करते हैं अपने बालों पे,
बालों पे रब करने के बाद जब हम उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो क्या करने लगता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो क्यों अट्रैक्ट करता है, तो जब हम उसको रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है हमारे बालों के बीच में और कॉम्ब के बीच में। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब वो चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो छोटे छोटे आपके कागज के टुकड़े रखे हुए हैं उसको अगर आप पास ले जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह का मेथड ऑफ चार्जिंग है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हो और वो अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है ना। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। चार्ज हमारे पास जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया और नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव है एक, दूसरा नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज होता है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है वेराइटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया हमारा पॉजिटिव और दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है। दो टाइप के चार्ज हमारे पास होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रख दें तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दें तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे और दोनों टाइप के चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड बोलने का क्या मतलब हुआ कि चार्ज हमारे जो भी होते हैं वो क्या रहते हैं, उनको हम इन्फाइनाइटली स्मॉल नहीं कर सकते, इन्फाइनाइटली स्मॉल पार्ट में नहीं तोड़ सकते। उनका एक बेसिक लिमिट होता है जहां तक हम किसी भी चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उससे ज़्यादा अगर हमें डिवाइड करना है तो वो चार्ज होगा ही नहीं। तो चार्ज बेसिकली कितना एग्जिस्ट करता है, जो मिनिमम चार्ज होता है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है ना। तो चार्ज की क्या वैल्यू होती है, 10 पावर माइनस 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होता है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम चार्ज अगर हम देखें तो ये कितना हो सकता है, 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। इससे कम का चार्ज आपको नहीं मिल सकता है कहीं पे भी। ये सबसे मिनिमम चार्ज होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं,
क्वांटाइज्ड होते हैं, वो जो होता है इनफाइनाइटली डिविजिबल नहीं होते हैं, उनकी कुछ मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम अगर हम वैल्यू करेंगे तो हमारे चार्ज क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उतना ही चार्ज हमारा एग्जिस्ट करता है। तो मिनिमम इतना चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं। अब आप इसको कंप्लीटली नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्जेज आर कंजर्व। चार्जेज क्या होते हैं, हमारे कंजर्व होते हैं। ऐसा अगर एक हमारे पास सिस्टम है कोई, तो वो सिस्टम का पूरा चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना तो क्रिएट होता है, जितना है उतना वो बना रहता है, ठीक है। तो जब क्या करते हैं हम सिस्टम में से किसी भी पार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें डिफरेंट चार्ज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लीट सिस्टम को देखेंगे तो उनके बीच कभी भी चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। अगर मान लीजिए मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, एक सिस्टम हो गया आपका, एक बीकर में अगर वाटर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वाटर के पार्टिकल्स में आप जानते हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर हम उसमें देखें तो उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम उसको कंजर्व रखें, सिस्टम को अपने चेंज ना करें, तो अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो चार्जेस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली वो ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो चार्जेस हमारे क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ये हमारी चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस हमारे कंजर्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ये कितना होता है, ये प्लस होता है, +1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। तो हमारे पास जो भी चार्जेस होते हैं वो इन्हीं के फॉर्म में होते हैं। जो भी मैटर होता है उनमें अगर चार्जेस होते हैं तो वो इन्हीं के फॉर्म में होते हैं, और इन्हीं से ही हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या उसको डिस्चार्ज करते हैं, हम इनको ट्रांसफर करके। तो आगे आप पढ़ोगे बेसिकली ट्रांसफर किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और किसी का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकाल के ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल है, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी की मतलब क्या होता है, क्या मतलब है कि कोई बॉडी चार्ज है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब होता है। तो चार्ज बॉडी का मतलब होता है कि या तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकाल लोगे तो आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया तो पहले अगर वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था तो आप जानते हो उसमें प्रोटॉन तो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, प्रोटॉन तो अभी भी उसमें प्रेजेंट है। जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो प्रोटॉन क्या करने लगेगा, डोमिनेट करने लगेगा उस पर, तो उसमें क्या आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाता है, ये नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज का यही मतलब होता है, चार्ज कब नेगेटिवली चार्ज होता है और कब पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस में है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया उसमें प्रोटॉन एक्सेस में हो गए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताने के पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि चार्ज का यूनिट कौन सा होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चार्ज का हमारा यूनिट होता है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है। जैसे अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि जब हम कॉम्ब को अपने हेयर में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से अगर हम किसी स्मॉल कागज के टुकड़े के पास अगर हम ले जाएं तो वो क्या करने लगता है, उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, चार्जिंग की वजह से होता है। तो चार्जिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन का मतलब हुआ किन्हीं भी ऑब्जेक्ट को हम अगर रगड़ते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, रब वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। एक चार्जेस को दूसरे चार्जेस पे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम क्या करें, रब करें, तो वो क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां पे एक चीज और आप यहां पे नोट कर सकते हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग, ये आप नोट बना के आप नोट कर सकते हो, नोट करके लिख लो आप इसको, ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, चार्जिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा और वो दूसरे में जाएगा, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, रब करते हैं। जब हम रब करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हमने मान लो रब किया, एक ऑब्जेक्ट को रब किया एक दूसरे पर, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, इनको हमने रब कर दिया। रब करने के बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट पहले थे जिनको हमने रब किया, रब करने के बाद एक ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव हो गया, एक ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जब हमने इसको रब किया तो रब करने के बाद किसका मास बढ़ गया होगा। मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट था ए और ये ऑब्जेक्ट था बी, यहाँ पे ये ए है हमारा और ये बी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है कि किस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया होगा और किसका मास कम हो गया होगा जब हमने इसको रब किया। तो आप लोग लिखिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किसका मास बढ़ा और किसका मास घटा। पहले दोनों न्यूट्रल थे, दोनों न्यूट्रल थे, ना तो इस पे कोई चार्ज था ना तो इस पे कोई चार्ज था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जब रब करा तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर चार्जिंग हो रही है तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया होगा, रब करने के बाद क्या हुआ होगा, ये इसमें इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो इसका मास क्या हो जाएगा। अगर मैं इसका मास ले लेता हूँ m1 और इसका मास ले लेता हूँ m2, तो कौन सा मास बढ़ जाएगा बताओ आप। अगर हम इसको रब कर दिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गया, जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। अगर वो मास है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे आने के बाद इसका मास वो बढ़ा देगा ऑब्जेक्ट ए का। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ए के मास को बढ़ा देगा और बी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अगर रब करने के बाद, उसका मास घट जाता है और जो निगेटिवली चार्ज हो जाता है उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोलने का मतलब ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज लेस है, उसमें चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल बोलने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेज हैं लेकिन जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है और उसी के बराबर उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से उनका नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई आपको बोले कि न्यूट्रल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब हो गया कि उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो चार्जलेस है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। तो क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें एटम तो प्रेजेंट ही है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। सिर्फ क्या चेंजेज है उसमें कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है सेम नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन भी है। तो इस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो इस बात को आप एकदम दिमाग में रखिएगा। कभी अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो न्यूट्रल का मतलब चार्ज लेस, तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है।
न्यूट्रल बोलने का मतलब चार्जलेस नहीं होता है, न्यूट्रल बोलने का मतलब चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट जो होता है उसको नलीफाई कर देते हैं, बस इतना मतलब होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। अब हम देखते हैं चार्जिंग का दूसरा मेथड हमारा। चार्जिंग का दूसरा मेथड क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? ये हमारा दूसरा हो गया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? चार्ज होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उसमें डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक मेटल है जो चार्ज है, और दूसरा एक मेटल है जो चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, तो कंडक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट जो हमारा चार्ज है और जो हमारा न्यूट्रल है, जब उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट चार्ज है उसमें से चार्ज मूव करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? हम कांटेक्ट में लाते हैं दो ऑब्जेक्ट को, उसके बाद क्या होता है? वो चार्ज हो जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे स्फीयर है जो क्या है? न्यूट्रल है, और एक हमारे पास रॉड है। एक हमारे पास रॉड है। रॉड क्या है? हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस रॉड को इसके कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों मेटल हैं, ठीक है ना, दोनों कंडक्टर हैं। चार्ज जो है वो इसमें आसानी से मूव कर सकता है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कि कंडक्टर का क्या मतलब होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें चार्ज जो है आसानी से मूव कर जाए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? इसको जो है इसके कांटेक्ट में लाया। सेकेंड स्टेप में हमने इस रॉड को कांटेक्ट में ला दिया। इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमने ला दिया। जब हमने ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया इसको, और उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया, तो जब हमने कांटेक्ट में लाया इसको, तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या होगा? चार्जेस मूव कर जाएंगे। चार्जेस मूव कर जाएंगे और दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। तो जब हमने इसको सेपरेट किया तब कंडीशन क्या बन गई? ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये जो हमारा स्फीयर था, मेटल स्फीयर, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बॉडी चार्ज थी, एक बॉडी न्यूट्रल थी। हमने कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद दोनों बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्फीयर का मास ज्यादा होगा या रॉड का मास ज्यादा होगा आफ्टर कंडक्शन। कंडक्शन के बाद किसका मास बढ़ेगा और किसका मास घटेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो, आपने लिख लिया होगा जिसको भी लिखना है। तो अब हम लोग देखते हैं किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम होगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ड्यूरिंग चार्जिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज बोलने का क्या मतलब हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है और प्रोटॉन की संख्या इसमें ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या है? चार्ज है पॉजिटिवली। जब हम इसको कांटेक्ट में लाए, यहाँ पे कांटेक्ट में लाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया।
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब हमने कांटेक्ट में लाया था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, अगर ये न्यूट्रल था और ये पॉजिटिव हो गया फाइनली, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और रॉड में इलेक्ट्रॉन गया होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और रॉड में चला गया। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, स्फीयर का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम रॉड की बात करें तो रॉड का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मास ऑफ रॉड इज ग्रेटर देन मास ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर हम मास ऑफ रॉड देखते हैं तो वो किसका ज़्यादा होगा, रॉड का ज़्यादा होगा और स्फीयर का कम होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग इसमें दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं, जिसमें क्या है, हमारे पास दो स्फीयर हैं, दो मेटालिक स्फीयर हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों सिमिलर टाइप के स्फीयर हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। अब क्या किया हमने, दोनों को कांटेक्ट में लाया, ठीक है। ठीक है, दोनों को हम कांटेक्ट में हमने लाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो इस पे चार्ज था वो चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, ये वाला मेटल जो है, ये वाला स्फीयर जो था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और दूसरा वाला हमारा जो स्फीयर था वो पॉजिटिवली चार्ज ही है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज ही है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि किस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा होगा। अगर मैं इसको बोल दूं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी में बोल दूं, तो आपको बताना है किस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा होगा और किसका मास कम हुआ होगा आफ्टर कंडक्शन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, जिसको भी लिखना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पहले नेगेटिव चार्ज था, और अब जो हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ, जब हम इसको कांटेक्ट में लाए थे, अगर ये न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज इसमें मूव किया होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया इसी वजह से। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसमें मूव किया, तो नेगेटिव चार्ज मूव करने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले गए। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले और इसमें चले गए तो इसका मास क्या होगा, इसका मास घट जाएगा, मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और मास ऑफ बी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, मास जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं कि तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा क्या है, ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें देखना है कि कैसे ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो सकता है, या तो उस पर भी कोई चार्ज हो सकता है। जब हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे के पास लाते हैं। ध्यान रखना, कंडक्शन में हम क्या करते थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते थे, लेकिन इंडक्शन में हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के पास लाते हैं। जब हम उनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है,
कुछ चार्ज उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि ना तो उसमें से चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ, ना तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से उसमें चार्ज आया। उसमें जो चार्ज प्रेजेंट था वही था, और हम जब उसको पास लाए तो क्या हुआ, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कुछ पॉजिटिव चार्ज दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, कुछ नेगेटिव चार्ज दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो गया। उसको हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे इंडक्शन में। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, वही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ रॉड वाला। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक स्फीयर है, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बी। ये पहले दूर दूर थे, थोड़ा दूर दूर में इनको बना देता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए। ऑब्जेक्ट बी। अब हमने क्या किया, हमने रॉड को जो है, रॉड को स्फीयर के पास लाया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्फीयर के पास लाए, तो क्या होगा, जो इसमें चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आप जानते हो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब होता है, आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। आप जानते हो उसमें एटम्स प्रेजेंट है, अगर वो न्यूट्रल भी है तब भी उसमें एटम प्रेजेंट है। अगर एटम प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, जब हम उसको पास में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, इस साइड में आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो कंप्लीटली कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें इंटरनल मैकेनिज्म यही होता है कि इसमें नंबर ऑफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं उसमें, तो क्या होता है, जो इफेक्टिव नेट चार्ज है वो इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगा, बीच में चार्ज नहीं रहता है। बीच में चार्ज क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में यहाँ से अगर चार्जेस, जब तक उनको यहाँ पे उनके पास पूरा स्पेस होता है फ्रीली मूव करने के लिए, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे आउटर सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि यही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जगह है। क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव को रिपेल करेगा ये, तो पॉजिटिव अगर बीच में रहेगा तो रिपल्सन कम होगा इसका। अगर पॉजिटिव ज़्यादा दूर, जितना ज़्यादा दूर जा सकता है उतना ज़्यादा दूर रहेगा, तो रिपल्सन क्या होगा, इसका थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा जितना ज़्यादा दूर रहेगा। ठीक है ना, तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, आपको फिर से वही बताना है कि आपको बताना है मास ऑफ ए और मास ऑफ बी में क्या चेंज होगा, किसका मास बढ़ेगा और किसका मास घटेगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता हूं, मास ऑफ ए नो चेंज, मास ऑफ ए में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मास ऑफ बी में भी क्या आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इनके मास में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसको कांटेक्ट में ला ही नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बस इसको पास ले जा रहे हैं, जिससे उसमें जो प्रेजेंट चार्जेज है वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह मूव कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको फिर से जब हटा देंगे यहाँ से, ये तीसरे स्टेप में आप दे सकते हो, अगर हमने फिर से रॉड को रिमूव कर दिया यहाँ से दूर लेके हम चले गए, अगर रॉड को अगर हम दूर लेके चले गए तो हमारा स्फीयर क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा स्फीयर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग इंडक्शन। तो आप यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो, ड्यूरिंग इंडक्शन
ड्यूरिंग इंडक्शन नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इंडक्शन के दौरान कोई भी मास एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो क्या होता है, हमें बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज है और कौन सा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो इसको हम सिर्फ हमें इतना बता देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होता है, एक बॉटल होता है, इस बॉटल के अंदर दो ब्लेड्स लगी हुई होती हैं, दो ब्लेड्स लगी हुई होती हैं, ये मेटेलिक ब्लेड्स होती हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट रहता है जिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करा सकते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। तो जब हम इसको किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से टच कराते हैं तो देखिए क्या होगा। जब हमने किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से इसको टच कराया, जब हम टच कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी ब्लेड्स जो होती हैं वो रिपेल करने लगती है एक दूसरे को, और ये क्या हो जाता है, थोड़ा फैल जाते हैं, इनका फैल जाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हमने, पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड है जिसको हमने इस पर टच करा दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज को टच कराया, टच कराने के बाद क्या हुआ, हमारा जो ये चार्ज है वो चार्ज मूव कर गया इलेक्ट्रोस्कोप के भी अंदर, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मूव कर गया वो चार्ज, ठीक है। इसकी ब्लेड्स क्या हो गई, इस तरीके से फैल गई। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ब्लेड्स पे, ब्लेड्स पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगती हैं, और रिपेल करने की वजह से ये इनकी ब्लेड्स जो होती है वो क्या होती है, फैल जाती हैं। और फैलने के कारण क्या हो जाता है, इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आप इसके कांटेक्ट में लाओगे तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये ब्लेड्स जो हैं वो उसी स्टेट में रहेंगे, वो ना तो फैलेंगे ना तो कम होगा उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो होता है वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको कांटेक्ट में लाएंगे तो वो चार्ज धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक हमारा मेटल है। जब मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ब्लेड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है, ठीक है ना। हो गया, नोट कर लो आप लोग इसको। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने।
अब हम लोग आगे देखते हैं। चार्जिंग attraction is not the proof of charging. चार्जिंग नहीं, हम यहां पे बोल सकते हैं चार्ज, ठीक है ना। अट्रैक्शन इज नॉट द प्रूफ ऑफ चार्ज। इसका बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट मान लो आप जानते हो कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, और जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है तो इससे आप ये नहीं बता सकते कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस टाइप का चार्ज है, ठीक है ना, या चार्ज है भी या नहीं। अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप रिपेल कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को तो आप बता सकते हो कि उन दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है। अगर पॉजिटिव इस पे है तो पॉजिटिव उस पे भी है, अगर इस पे नेगेटिव है तो नेगेटिव उस पे भी है, और अगर न्यूट्रल है तब तो कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो अगर अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन कोई प्रूफ ऑफ चार्जिंग नहीं है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ये क्यों नहीं है, प्रूफ ऑफ चार्ज क्यों नहीं है। और यहीं पे आप लिख सकते हो रिपल्सन is the proof of charge. Repulsion is the proof of charge. अगर रिपल्सन हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वही सेम टाइप का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी जरूर होगा, अगर रिपल्सन हो रहा है उनके बीच। लेकिन अगर उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, क्या टाइप होगा चार्ज का, या वो न्यूट्रल होगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं बता सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। अट्रैक्शन जो होता है उससे हम क्यों नहीं बता सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। तो अट्रैक्शन में जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, चलो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो जिस पे हमें बताना है व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज on this object, what is the charge on this object, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या चार्ज है ये हमें बताना है। तो आप जानते हो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर हम इसके पास ले जाएंगे तो अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया एक बार में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पहली बार में हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ये सभी को पता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इस पे क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज इस पे बहुत ही कम है, मान लो इस पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो आप जानते हो जब आप किसी हाईली नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को जब आप इसके पास ले जाओगे
तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था इंडक्शन में। इंडक्शन में क्या होगा कि ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज वो इस सरफेस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आके शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये नेगेटिवली चार्ज था, फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होके जब हम पास लाएंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट को तो नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इनके बीच में इंडक्शन हो रहा है, ये इंड्यूस कर रहा है चार्ज को। अब इसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो नेगेटिव को अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूट्रल था, तो अगर ये न्यूट्रल है तब भी क्या होगा, यही सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यही सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी कि पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा। जब हम इसको पास में लाएंगे, है ना, तो फिर से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बताओ, आप तीनों कंडीशन में आपने डिसाइड कर पाया, आपको डिसाइड हो पाया कि कौन सा ऑब्जेक्ट ये इस पे क्या चार्ज है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक, है ना। तो अट्रैक्शन इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का प्रूफ नहीं है। ठीक है, और एक चीज और आप यहाँ से समझ सकते हो, अगर ये बिगर ऑब्जेक्ट है, हालांकि वो चीज़ तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, तो इनके बीच कुछ मास होगा, इनके बीच भी कुछ मास होगा, दोनों एक दूसरे को मास के कारण भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या उस पर क्या चार्ज है, ये हम नहीं बता सकते। अब हम यहीं पे समझते हैं कि रिपल्सन को मैं क्यों बोल रहा हूं कि रिपल्सन इज द प्रूफ ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे हम समझते हैं इसको। जैसे यहां पे हमारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी है। तो जब आप इन दोनों को पास पास लाओगे तो कितना भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके बाद भी ये नेगेटिव चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इसमें भी आप सोच रहे होगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो इसमें भी होगा, तो क्यों नहीं ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो अगर ये रिपेल कर रहे हैं, अगर ये रिपेल करते हैं तो डेफिनेटली दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा। अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव होगा। हमने मान लिया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हमने ये मान लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि इस पे क्या चार्ज होगा और इस पे। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि रिपल्सन और किसी वजह से नहीं आ सकता इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक है ना, तो रिपल्सन क्या होता है, हमारा प्रूफ ऑफ चार्ज होता है। इसी तरीके से हम अगर छोटा सा एक स्फीयर ले लें, यहाँ पे एक स्फीयर ले लें, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को देखें, जब इन दोनों को पास पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करते हैं तो हम बोल सकते हैं अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस पे भी हमारा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में यहीं से अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन कूलॉम्स लॉ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये इसका यूज आपको बहुत जगह पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक लॉ दिया कि अगर कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच इंटरेक्शन कैसे होता है, और उस इंटरेक्शन के कारण जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये किसने बताया? कूलॉम्स ने बताया। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो दो चार्जेज हैं, एक चार्ज हमारा ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, इस पे चार्ज है हमारा Q1, इस पे चार्ज है हमारा Q2, Q1 Q2 चार्ज है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, जो दोनों को चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलॉम्स ने क्या बताया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही जगह पे यूज होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम डिफरेंट जगह पे जब हमारे चार्जेज स्टेशनरी होंगे तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा K है, ठीक है ना, तो इसको आप T मत समझ लेना, ये K है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम इसमें बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम देखें तो K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होती है, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है इसकी। और अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ है तो मीडियम में रखा हुआ है तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 8.98 क्रॉस 10 पावर 9, इतनी इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली अगर हम देखें। लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली हमेशा यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 9 क्रॉस 10 पावर 9, इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10 पावर -12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ये हो गई हमारी K की वैल्यू। जब हमारा इसमें क्या है, यहाँ पे मीडियम क्या होगा हमारा, यहाँ पे मीडियम हमारा होगा एयर, मीडियम क्या होगा, वैक्यूम या एयर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एनी मीडियम, एनी अदर मीडियम, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन r क्या होता है, एप्सिलॉन r कितना होता है, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट,
ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम की। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर हम इस फॉर्मूले को इसके फॉर्म में लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो एफ क्या हो जाता है, एफ हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या होता है यहाँ पे, F जो है वो क्या है, फोर्स, और क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, ऑफ फ्री स्पेस। Q1 Q2 क्या है, चार्जेज ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्या है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसको रब करते हैं और कूलॉम्स लॉ के बीच में कुछ, कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ बातें देखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या होता है, कूलॉम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या है ये। चलो, तो क्या होता है कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक है, दिस फोर्स acts along the line joining two point charges। ठीक है, दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining 2 point charges। ठीक है, और क्या है, this formula can be applied only when both the charges present in same medium। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस सेम मीडियम में प्रेजेंट हैं तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये वाटर सरफेस है और ये पानी भरा हुआ है, इसमें एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है वाटर में। ठीक है, ये चार्ज हो गया मान लो Q1 और दूसरा चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है Q2 जो कहाँ पे है, एयर में है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालना हुआ तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं
जब दोनों चार्जेज, दोनों पॉइंट चार्जेज जो हैं वो एक ही मीडियम में प्रेजेंट हो, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या है, दिस फोर्स may be attractive or repulsive if both the charges are of same sign, then the force will be repulsive. And if both the charges are of opposite sign, then the force will be attractive in nature। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब हम आगे का देखते हैं। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई थी, सबसे पहले क्या लगता है, ये दो पॉइंट चार्जेज के बीच में लगता है ये फोर्स। तो अगर दोनों चार्जेज पॉइंट चार्जेज हैं तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पॉइंट चार्जेस बोलने का मतलब अगर कोई बड़ा भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ज़्यादा दूरी पे रखा हुआ है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि दो चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन जो ये होती है, जो दो पॉइंट चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, इस लाइन के अलोंग लगता है ये फोर्स। लगेगा तो या तो ऐसे लगेगा या तो कैसे लगेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच ये फोर्स इस तरीके से लगेगा। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव कब होता है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, F। ठीक है, ये अट्रैक्टिव होगा नेचर में। और अगर ये मान लो दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, तब ये फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा, जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन के अलोंग, और ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ये F और F हो गए। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। जो दो अलग अलग मीडियम में रखे हुए हैं उसको मैंने बता ही दिया आपको कि उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप जानते हो क्या होता है कि कोई भी जो मीडियम है उसमें मीडियम के पार्टिकल होते हैं। अगर पार्टिकल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स होंगे। जब एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होंगे उसमें।
तो क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मीडियम में है और दूसरे मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से मीडियम की जो है पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम में, उनकी क्या होती है, पोलैरिटी हो जाती है। वो क्या हो जाते हैं, दो पोल में शिफ्ट हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो क्या करने लगते हैं, अपना कुछ इफेक्ट देने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, फोर्स की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली वो चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगाना है, ये फॉर्मूला तभी जब मीडियम सेम हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो इसको हम लोग देखते हैं, और सारी वैल्यूज मैंने आपको बताई दी थी पहले, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो हम इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दो चार्जेज हैं, एक चार्ज है 10 कूलॉम और दूसरा चार्ज है -5 कूलॉम, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू के की वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे हम निकालें तो क्या मिलेगा, के की वैल्यू हमें 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस Q1 Q2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 क्रॉस 5 डिवाइडेड विद 100 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा हमें, 10 पावर 4। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 10 पावर 4 यहाँ से गया, 10 पावर 6 45 क्रॉस 10 पावर 6, इतना मिलेगा हमें, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो 4.5 क्रॉस 10 पावर 7 कूलॉम, ये फोर्स आएगा। मैंने अभी इसमें चार्ज की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखी, ये मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये एक आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है बेसिक समझने के लिए। अब हम इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं छोटे छोटे से। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या हो गया, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q, दूसरा चार्ज रखा हुआ है -Q और तीसरा चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है। ये चार्जेस रखे हुए हैं, ये भी हमारा क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक चार्ज को, इनके बीच की डिस्टेंस है a, अब अगर हम देखें तो नेट चार्ज, अगर मैं पूछूं आपसे कि नेट चार्ज Q पे कितना लग रहा होगा, Q पे नेट चार्ज की नेट फोर्स की वैल्यू इस +Q पे कितनी होगी, तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो आप देखो ये इनके बीच की डिस्टेंस, अगर ये a है, सारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, सारा एंगल 60 डिग्री है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे पूछ रहा हूँ तो आप इसमें देखोगे तो कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है +Q और ये भी क्या है हमारा +Q, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। और ये वाला चार्ज हमारा क्या है, -Q, इधर क्या लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा -Q की वजह से। अगर हम ये फोर्स बोल दें F,
और ये भी फोर्स क्या होगा हमारा एफ ही होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए अगर आप देखते हो चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है, यहाँ भी चार्ज सेम है, और इनके बीच की डिस्टेंस ए, जो इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर मैं एफ की वैल्यू लिखूं, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये एफ की वैल्यू होगी। अब हमें क्या मिल गए, दो वेक्टर्स मिल गए। ठीक है, अब वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मिलेगा आपको, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे अब मैं वेक्टर का यूज करने जा रहा हूँ। अगर जिसने भी वेक्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, जिसको वेक्टर नहीं आता है, तो मैं बहुत ही जल्दी अपनी 11th क्लास की सीरीज में वेक्टर पढ़ाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे जाके आप वेक्टर को आप देख सकते हो। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी इसका दे दूंगा, जिससे आप जाके वो वीडियो आप देख सकते हो कि वेक्टर कैसे हमारा होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए की वजह से हमने आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 था, ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं ये फोर्स, अगर हम देखें, अगर इसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये एंगल बताओ आप कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, दोनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूं, ये वाला जो वेक्टर है, तो मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूं थोड़ा, तब तक आप लोग करो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब मैं अगर इस फोर्स को रिजॉल्व करूँ इस डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये फोर्स कितना मिलेगा हमें। अगर ये 60 डिग्री है, इस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F cos 60, यही आएगी, F cos 60 आएगी। और ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, F sin 60, ये वैल्यू आएगी इस कंपोनेंट की। उसी तरीके से जब हम इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे इसको, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये नीचे वाले फोर्स को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, और ये दूसरा हो गया। अगर मैं दूसरे फोर्स को देखूं तो ये भी कितना हो जाएगा, F cos 60, और ये क्या होगा, F sin 60, ये वाला जो फोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स यही हो जाएंगे। समझ आ गया आप लोगों को। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, आपको अगर डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम है, F cos sin 60 ये भी है और F sin 60 ये भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचेगा, जो ये वाला फोर्स है हमारा, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर हम F रिजल्टेंट देखें, F R देखें, तो कितना मिल जाएगा हमारा, F cos 60 प्लस F cos 60। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 2F cos 60। अब आप cos 60 की वैल्यू जानते हो, 2F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कितना मिल जाएगा हमें, F मिल जाएगा। अब F की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, रिजल्टेंट फोर्स जो उस पर लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपको वेक्टर आता है बढ़िया से, अगर आपने वेक्टर किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना, अब हम देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, एक चार्ज है +q और दूसरा चार्ज है -5q। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, वो है a। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब हमें ये बताना है, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है, ये भी क्या है, फिक्स्ड है, और ये भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि q कूलाम का चार्ज हम कहाँ पे रखें ताकि वो इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रहे, इन दोनों के साथ वो इक्विलिब्रियम में रहे। क्यू चार्ज हमें कहाँ रखना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या रहे, सेम कंडीशन में बना रहे, वो मूव ना करे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही आपको वो चार्ज रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि हम चार्ज कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर इसी लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग रखना है तो आप एक चार्ज यहाँ पे रख सकते हो, या तो आप इनके बीच में रख सकते हो, या तो आप इस डायरेक्शन में रख सकते हो। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चार्ज रख सकते हो। आपके पास चार्ज क्या है, +q। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी देखता हूं सबसे पहले बीच वाले। अगर मैं चार्ज को बीच में रखता हूं तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स इधर लग रहा था, और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी फोर्स इधर ही लगेगा। तो अगर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, चार्ज कभी रेस्ट में रहेगा ही नहीं, चार्ज हमेशा क्या होगा, मूव कर जाएगा, है ना। तो हम बीच में तो नहीं रख सकते चार्ज को। अगर हम चार्ज को बीच में रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी पॉसिबिलिटी देखते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चार्ज +q रखते हैं, +q चार्ज अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई। यहाँ पे तो हम नहीं रख सकते। अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो अगर ये +q चार्ज है और मान लो हमने यहाँ पे r डिस्टेंस पे कुछ रखा तो +q चार्ज कम है, ये -5q ज़्यादा है, तो -5q की वजह से ये एक फोर्स इधर लगेगा और +q की वजह से एक फोर्स इधर लगेगा। तो आप बताओ कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये एक तो -5q है और दूसरा इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो ये वाला फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, और ये वाला फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और चार्ज भी कम होने की वजह से ये फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो फिर से अगर कहीं भी आप रखोगे यही सेम कंडीशन आएगी, इससे हमेशा डिस्टेंस कम रहेगी, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्स हमेशा डोमिनेट करेगा इस फोर्स को। तो हमेशा अगर इस डायरेक्शन में आप जहाँ भी चार्ज रखोगे वो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे भी चार्ज को अपने नहीं रख सकते, आप इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पे भी नहीं रख सकते। अब हम अपनी तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर हम चार्ज को यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा चार्ज है +q से मान लो हमने r डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया +q चार्ज को, तो +q की वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और -5q की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब +q हमारा कम चार्ज है और लेकिन डिस्टेंस भी इसके बीच के कम है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो +q कम होने की वजह से ये फोर्स कुछ कंपेरेबल होगा। और अगर हम ये डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये -5q चार्ज भी हमारा ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस और ज़्यादा ये डिस्टेंस और ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये वैल्यू इस फोर्स को और इस फोर्स को मैच कर सकती है, तो हम हमेशा अपने चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, इसी डायरेक्शन में रखने की पॉसिबिलिटी है हमारी। तो इस डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ आपने इस चार्ज को रख दिया r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आपने रख दिया। तो अब अगर ये फोर्स मैं मानता हूँ ये आपका चार्ज है q, +q चार्ज है, ये फोर्स मैंने मान लिया है F1 और ये फोर्स है आपका F2। ठीक है,
ये फोर्स F1 है जो इधर लग रहा है, और जो इधर लग रहा है फोर्स ये है F2। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखूँ, अब अगर मैं F1 फोर्स देखूँ, F1 की वैल्यू क्या होगी आप बताओ। Q से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, और ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, तो क्या मिलेगा आपको, K Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका, डिवाइडेड विथ R स्क्वायर, ये मिलेगा F1 की वैल्यू। K Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर और डिवाइडेड विथ R स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो, ठीक है। अब F2 निकालो, आप F2 निकालो तो क्या मिलेगा आपको, K, अब ये 5Q है और ये प्लस Q है, तो मैंने डायरेक्शन पहले ही दिखा दी है, तो आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसमें माइनस साइन आपको नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप देख लोगे, क्योंकि जो प्लस और माइनस होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, K Q इंटू 5Q डिवाइडेड विथ R प्लस ए स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो कितना मिलेगा, 5K Q स्क्वायर डिवाइडेड विथ R प्लस ए होल स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ इक्वेशन 1 और 2, F1 और F2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो F1 और F2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये इक्विलिब्रियम के लिए हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। तो अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, K Q स्क्वायर डिवाइडेड विद R स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5K Q स्क्वायर डिवाइडेड विद R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो K Q स्क्वायर यहाँ भी है, K Q स्क्वायर यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको इस साइड पे ले जाते हैं, तो R प्लस ए होल स्क्वायर, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिला, 5R स्क्वायर। अब दोनों का हम स्क्वायर रूट अगर ले लें तो कितना मिल जाएगा हमें, R प्लस ए इक्वल टू रूट 5R, ठीक है। अब हमें R की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R को हम इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेके आएंगे R को, तो कितना मिलेगा हमें, इस R को हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है ना, इस R को हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो रूट 5R माइनस R इक्वल टू ए, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, R इसमें से हम कॉमन ले लें तो R कितना मिल जाएगा, रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू ए, ये मिल जाएगा हमें। तो अब अगर हम R की वैल्यू लिखें तो R कितना मिल जाएगा हमें, a डिवाइडेड विद रूट 5 माइनस 1, ये आपका आंसर है। इसका मतलब प्लस Q चार्ज से हमें इसको a बाई रूट 5 माइनस 1 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये जो है चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। समझ आया आप लोगों को, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और इसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम लोग अपना दूसरा क्लास में मेनली हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स ये कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या है, कैसे हम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और हम उसमें पहले बोर्ड लेवल के, मेंस लेवल के और नीट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद उसी लेक्चर में मैं आगे एडवांस लेवल
के भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप जिनको भी स्किप करना होगा वीडियो, वो एडवांस लेक्चर के क्वेश्चन जब आएंगे मैं मेंशन कर दूंगा, उसको वो लोग स्किप कर सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।